नमस्कार, न्यूट्रल फिल्टर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पंजाब में रहने वाले कुछ किसान फार्म बिल 2020 के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी वजह से दिल्ली में कई जगहों पर बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि ये फार्म बिल 2020 क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो आइए आसान भाषा में यह समझने की कोशिश करते हैं कि फार्म बिल 2020 क्या है। अगर आप एक शब्द पर गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा है प्राइस अश्योरेंस। इसका मतलब यह है कि किसानों को एक फिक्स अमाउंट मिलने वाली है। अगर कोई किसान किसी प्राइवेट कंपनी को अपने गेहूं बेचना चाहेगा तो उस कंपनी को किसान से प्री कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट करना होगा, यानी कि यह पहले से कॉन्ट्रैक्ट में तय होगा कि वो कंपनी किसान को कितने पैसे देगी और उसके बदले किसान किस क्वांटिटी के और कितने क्वालिटी के गेहूं उस कंपनी को देगा। तो कुछ दिनों बाद अगर गेहूं के दाम पे उतार या चढ़ाव आते भी हैं तो उससे किसान पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी उसकी कीमत तय हो चुकी है। दूसरी बात, जबकि प्राइवेट कंपनीज ने किसानों के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो भी चाहेंगे कि उनको मिलने वाली फसल ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो, इसलिए वो भी किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मदद कर सकते हैं और उससे किसानों का फायदा ही होगा। तो इस कानून का विरोध इस वजह से हो रहा है कि लीगल डिस्प्यूट्स और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक दूसरे के हाथों में हाथ लेके सफर करते हैं। कोई बड़ी कंपनियां अपने लीगल पावर का इस्तेमाल करके किसानों को डोमिनेट कर सकती है, और वो तो किसान है, ना ही उसे लीगल डिस्प्यूट्स के बारे में जानकारी होती है और ना ही लीगल बैटल लड़ने के लिए उसके पास पैसा होता है। तो प्राइवेट कंपनियां किसानों पर दबाव डालना शुरू कर सकती है। तो अब तक किसानों के पास इस कानून में कोर्ट जाने का रास्ता नहीं दिया गया था, तो सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो इस बिल को अमेंड करके किसानों को कोर्ट जाने का रास्ता दे सकते हैं। ये कानून थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कि एक किसान अपना माल 10 रुपए किलो में बेचना चाहता है, लेकिन एक ट्रेडर उसे कहता है कि मैं 8 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। तो किसान सोचता है कि इसके पास तो मैं माल नहीं बेचूंगा, लेकिन किसान को दूसरी जगह पे बेचने के लिए जगह ही नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आई एपीएमसी। कई सारे राज्यों में एपीएमसी की स्थापना की गई है, क्योंकि किसानों को अपना माल बेचने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। एपीएमसी ये एमएसपी के ऊपर काम करता है। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी ये इंश्योर करता है कि किसानों से रीजनेबल रेट में माल लिया जाएगा। तो एपीएमसी किसानों से माल लेता है और हमारे जैसे कंज्यूमर्स को माल बेचता है। कोई ट्रेडर किसान को 8 रुपए में अपना माल बेचने के लिए कह रहा है और किसान को अगर एपीएमसी में उसी माल के 10 रुपए मिल रहे हैं तो किसान एपीएमसी में जाके अपना माल बेचेगा, जिससे उसका फायदा होगा। एमएसपी के बारे में 2 चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, एपीएमसी में आपको एमएसपी कुछ ही प्रोडक्ट्स पर मिलती है, सारे प्रोडक्ट्स पर आपको एमएसपी नहीं मिलती। दूसरी बात, सरकार को अगर किसान से माल खरीदना है तो उसी माल के ऊपर एमएसपी दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसान के पास अगर 100 टन माल है और सरकार डायरेक्टली माल किसान से खरीद रही है और सरकार को सिर्फ 30 टन माल की जरूरत है, तो उस 30 टन के ऊपर ही सरकार किसान को एमएसपी देगी। लेकिन बाकी बचे 70 टन का क्या? तो किसान वो माल एपीएमसी में जाके बेच सकता है। वहां पर ऑक्शन होता है और ऑक्शन के जरिए किसान को अच्छा दाम मिलता है। दोस्तों, ये कानून आने से पहले किसान अपना माल सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी में ही बेच सकता था, लेकिन इस कानून ने उस बैरियर को हटा दिया है। एपीएमसी में होने वाले ऑक्शंस की वजह से बहुत सारा करप्शन वहां पर होता था, इसलिए किसानों को दूसरा ऑप्शन प्रोवाइड करने की बहुत जरूरत थी। इस कानून की वजह से किसान अपना माल पूरी दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, और वो भी बिना किसी टैक्स के। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्राइवेट कंपनीज को किसानों से माल खरीदना है तो उन्हें एपीएमसी से कंपीट करना होगा, यानी कि एपीएमसी से ज्यादा पैसे देने होंगे। तो इसमें तो किसान का ही फायदा है। बात यह है कि एपीएमसी में एजेंट्स लोग बहुत होते हैं जो कमीशन के ऊपर जीते हैं। तो अगर वो किसान से 50 रुपए में माल खरीदते हैं तो हमें वो माल 60 रुपए में बेचते हैं, तो बीच के 10 रुपए कहां गए? एजेंट कमीशन। दोस्तों, इस कानून का फायदा छोटे किसानों को ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो अपना माल लोकली बेचते हैं। उनका खेत भी छोटा होता है और उनका प्रोडक्शन भी कम होता है। तो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, उतना प्रोडक्शन छोटे किसान नहीं कर पाते, इसलिए इस कानून का फायदा उन्हें ज्यादा नहीं होगा। दूसरी बात, जो भी प्राइवेट कंपनीज किसान को बहुत ज्यादा पैसे दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि किसान अपना माल प्राइवेट कंपनीज में ही बेचेगा, तो कोई एपीएमसी में नहीं जाएगा। और एमएसपी आपको सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी में ही मिलता है।
एपीएमसी के बाहर एमएसपी लागू नहीं होता। और अगर प्राइवेट कंपनियां किसान को ज्यादा पैसे दे रही है, यानी कि अगर किसान के हाथ में बहुत सारे पैसे आने लगे तो किसान एपीएमसी में नहीं जाएगा, यानी कि एपीएमसी बंद तो एमएसपी भी बंद। तो सरकार ने पहले से ही साफ कर दिया है कि एपीएमसी बंद नहीं होगा। एपीएमसी बंद नहीं होगा मतलब एमएसपी भी बंद नहीं होगा। लेकिन अगले 5 सालों में या 10 सालों में अगर एपीएमसी बंद हो जाता है और प्राइवेट कंपनीज अगर प्राइस कंट्रोल करना शुरू कर देती है तो क्या? तो उसके ऊपर सॉल्यूशन ये है कि अगर एपीएमसी बंद हो जाता है तो सरकार को इस कानून में अमेंडमेंट करके प्राइवेट कंपनीज को एमएसपी के दायरे में लाने की जरूरत है। तो दोस्तों, कई सारी राज्य सरकारें इस कानून का विरोध कर रही है, लेकिन आपने कभी सोचा क्यों? क्योंकि एपीएमसी से जो भी माल बेचा जाता था, राज्य सरकारों को उसके ऊपर मंडी टैक्स मिलता था। जबकि इस नए कानून में किसान अपना माल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है और उसको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसान एपीएमसी में नहीं आएगा और प्राइवेट सेक्टर्स को अपना माल बेचेगा तो राज्य सरकारों को जो रेवेन्यू मिलता था मंडी टैक्स की वजह से वो कम हो जाएगा। इसीलिए राज्य सरकार इस कानून का विरोध कर रही है। तो दोस्तों, एपीएमसी किसानों को और ट्रेडर्स को अपना माल स्टोर करने के लिए जगह देती है और उसी का फायदा उठाकर कुछ किसान और ट्रेडर्स अपना माल स्टोर करके रखते हैं, उसे बेचते ही नहीं है। उस वजह से मार्केट में सप्लाई की कमी आती है और महंगाई बढ़ती है। इसी वजह से सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है और स्टोरेज लिमिट फिक्स करती है। अगर सरकार ने कहा कि आप ये माल 100 टन के ऊपर स्टोर नहीं कर सकते तो किसान 100 टन के ऊपर वाला माल सप्लाई चेन में लाकर महंगाई कम करता है। तो सवाल यह है कि क्या सरकार हर फार्म प्रोडक्ट्स के रेट में इंटरफेयर कर सकती है? नहीं। कभी भी जीवनावश्यक वस्तु के दामों में अगर बढ़ोतरी होती है और उनके दाम अगर तय किए गए रेट के ऊपर चले जाते हैं तो सरकार इसमें इंटरफेयर करती है और उस जीवनावश्यक वस्तु को एसेंशियल गुड्स लिस्ट में डाला जाता है। और जो भी प्रोडक्ट इस एसेंशियल गुड्स लिस्ट में शामिल होते हैं उनके रेट्स के बारे में सरकार इंटरफेयर कर सकती है। एसेंशियल कमोडिटीज में 2 प्रकार होते हैं, नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट और पेरिशेबल प्रोडक्ट। जैसा कि नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट है पीनट बटर और कॉफी और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो इसके पहले मान लेते हैं कि सरकार ने यह तय किया था कि नॉन पेरिशेबल एसेंशियल गुड्स की प्राइस जब 100 रुपीज पर केजी हो जाएगी तब ही हम इंटरफेयर करेंगे। तो अब इस कानून के बाद नॉन पेरिशेबल आइटम्स की लिमिट 50% से बढ़ा दी गई है, यानी कि अब सरकार नॉन पेरिशेबल आइटम्स के रेट में तभी इंटरफेयर करेगी जब उसका रेट 150 रुपया किलो हो जाएगा। वही अगर हम बात करेंगे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स की तो इस केस में सरकार ने लिमिट 100% से बढ़ा दी गई है। मतलब अगर सरकार 100 रुपये किलो दाम होने पर हस्तक्षेप किया करती थी तो अब 200 रुपये केजी दाम होने पर ही हस्तक्षेप करेंगे। हस्तक्षेप का मतलब अगर लिमिट से ज़्यादा रेट बढ़ गया तो उन्हें एसेंशियल गुड्स की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इसी वजह से किसान और ट्रेडर्स का फायदा होगा, क्योंकि नया कानून आने के बाद किसान और ट्रेडर्स ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करेंगे और सरकार भी काफ़ी देर से इंटरफेयर करेगी। इस वजह से किसान और ट्रेडर्स का तो फायदा होना ही है। लेकिन हमारे जैसे कॉमन मैन्स के ऊपर एसेंशियल गुड्स के अगर दाम बढ़ गए तो उसका ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो जो लोग किसानों की इनकम बढ़ाने के बारे में बात करते हैं उन्हें एक चीज़ समझनी होगी कि हमें ही ज़्यादा पैसा देना होगा तभी किसानों को ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि किसानों को भी ज़्यादा पैसा मिले और हमें भी माल सस्ते में मिले तो ये दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रोटेस्ट की। अगर हमने देखा तो पंजाब में रहने वाले किसान इस कानून का सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं और फिर जहां जहां अपोजिशन पार्टी की राज्य सरकार है वहां से इस प्रोटेस्टर्स को समर्थन दिया जा रहा है। अब हम कुछ चीजें देखते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में। जो एक्चुअल किसान है वो इस कानून से खुश है क्योंकि उनकी तो इनकम बढ़ने वाली है। इस कानून का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो किसान यूनियन के लीडर है और जो बिचौलिए है यानी कि मिडलमैन, क्योंकि उनका तो कमीशन बंद हो गया। इस कानून का अपोजिशन पार्टी विरोध कर रही है। अब हम आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाते हैं। कांग्रेस के नेता उसी फार्म बिल को लाने की बात कर रहे थे जो आज मोदी सरकार लेकर आई है, तो फिर विरोध क्यों? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डीलिस्ट किया है कि किसान डायरेक्टली बेचे अपना स्टेट्स में, ठीक है। All Congress ruled states will, by 15th January 2014, delist fruits and vegetables from their respective agriculture produce marketing committees, APMC acts,
so that the farmers have a choice of where to sell their produce and consumers will get the benefit of lower prices. That's why our total approach is now, the government's total thrust is to how to reduce these post-harvesting losses, and we have started mainly from reforms in APMC Act. And not only that, but now we are trying to encourage the private sector and cooperative sector to set up big number of agro-processing units. आम आदमी पार्टी जो इस बिल का विरोध कर रही है, उन्होंने खुद इस बिल को दिल्ली में लागू करवाया है। तो फिर विरोध क्यों? क्योंकि हर एक पार्टी यही करती है, जब अपोजिशन में हो तो विरोध करो और सरकार में आने के बाद उसी बिल को सपोर्ट करो। दोस्तों, ये फोटो है एक ट्वीट का जो किसान यूनियन ने किया था 2019 में और सरकार के बारे में अपनी मांगे रखी थी। ये वही मांगे हैं जो मोदी सरकार ने पूरी की है। तो फिर विरोध क्यों? क्योंकि कमीशन चला गया। दोस्तों, अगर एमएसपी और एपीएमसी जाने के बारे में इतना ही विरोध है तो फिर केरला में तो एपीएमसी एक्ट है ही नहीं। तो फिर वहां पर किसानों ने आंदोलन क्यों नहीं किया? जैसे कि हमने देखा कि राज्य सरकार इसका विरोध कर रही है क्योंकि उनको मिलने वाला मंडी टैक्स कम हो गया, और मिडलमैन और एजेंट विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको मिलने वाला कमीशन चला गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी एमएसपी रखो। अगर प्राइवेट सेक्टर में आपको एमएसपी मिल गया तो एपीएमसी में कौन जाएगा? एपीएमसी तो बंद हो जाएगी। बड़े ताज्जुब की बात यह है कि अगर ये प्रोटेस्ट किसानों की है तो इसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं? आर्टिकल 370 और सीएए के अगेंस्ट नारेबाजी क्यों हो रही है? इसका मतलब साफ है कि किसानों के बीच कोई घुस गया है और उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और इससे किसानों का ही नुकसान होगा क्योंकि आम जनता इस प्रोटेस्ट को सीरियसली नहीं लेगी। दोस्तों, नया फार्म बिल अगर पूरे देश में लागू हुआ है तो प्रोटेस्ट सिर्फ पंजाब के किसान ही क्यों कर रहे हैं? किसान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमने इंदिरा गांधी को मारा था तो मोदी क्या चीज है? इंदिरा जी को क्या किसानों ने मारा था? दोस्तों, ये एक पत्र है जो लिखा गया था 2010 में तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार जी द्वारा। ये लिखा गया था दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को, और शरद पवार जी ने शीला दीक्षित जी को रिक्वेस्ट किया था कि दिल्ली में किसान समस्याओं में प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करने की आज़ादी मिले। तो अगर आप तब तैयार थे तो अब प्रॉब्लम क्या है? डिमांड लेटर। दोस्तों, ये वो डिमांड लेटर है जो किसान यूनियन ने केंद्र सरकार को लिखा है अपनी मांगे मनवाने के लिए। ये वाली मांग पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इस पे किसानों ने लिखा है कि फरवरी में जो एंटी सीएए प्रोटेस्ट हुए थे और उसमें जितने भी एक्टिविस्ट को या जर्नलिस्ट को या फिर लॉयर्स को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें बिन शर्त छोड़ा जाए। अब आप ही बताइए, किसानों की प्रोटेस्ट का और सीएए प्रोटेस्ट का क्या लेना देना? दोस्तों, अगर अब भी आप नहीं समझ पाए कि इस बिल को क्यों लाया गया है तो ये आखिरी वीडियो क्लिप देखिए, आप सब समझ जाओगे। भाई हरदयाल, कुछ पता चला कोई गेहूं के दाम लगाने आएगा या नहीं? अरे पूरे 5 दिन हो गए सुनते सुनते कि इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो पहुंचे नहीं। ऐसा लगता है जैसे अनाज पैदा करके हमने कोई बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे तो पता चला है कि इंस्पेक्टर साहब यहीं कहीं मंडी में हैं। मंडी छोड़कर जाएंगे कहाँ? यही तो दिन है उनके खेलने के। ये खिलौने छोड़कर कहाँ जाएंगे? नमस्ते नंबर साहब। 125 लिख दे। इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। 35 नंबर। 126 रुपए 50 पैसे लिख दे। हाँ जी। और ये लाल झंडी ठाकुर साहब की है जी। हाँ, क्या गेहूं है? ठाकुर साहब का है जी। 182 लिख दे, जल्दी से जल्दी 182 लिख दे। साहब, हमने ऐसा क्या गुनाह किया है जो हमें सरकार का पूरा भाव नहीं मिलता? तुम्हारा गुनाह ये है कि तुम किसान हो। लेकिन चले आते हैं, बहुत ज्यादा चाहिए। गोपी जी ठाकुर साहब। सबका अनाज आ गया? जी हाँ। जब अनाज तुल जाए तो आधा हिस्सा बतौर ब्याज हमारे गोदाम में पहुंचा देना। आप चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, सारे व्यापारी यहाँ बैठे हुए हैं, आपका ब्याज सबसे पहले कटेगा। अरे गिरधर, आज आटे का क्या भाव है? 2.5 रुपए किलो। 2.5 रुपए किलो। तो 1 क्विंटल आटे की बोरी का भाव कितना हुआ? 250 रुपए। नंदू, अभी कुछ देर पहले इस गेहूं का भाव 150 रुपए क्विंटल था। मंडी से चलकर राशन की दुकान तक पहुंचा तो इस आटे का भाव 250 रुपए क्विंटल हो गया। जिस दिन ये 100 रुपए की पिसाई हमारी समझ में आ गई, उस दिन हमारे दिन बदल जाएंगे।